नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा सन 2001 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में लेखक तथा सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें दी गई है। सूची 1 महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम। सूची 2 इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, द व्हील ऑफ आज़ाद हिस्ट्री। जिसका सही सुमेल इस प्रकार है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज तथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला महात्मा गांधी मूक नायक, दूसरा बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, तीसरा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, चौथा बी आर अम्बेडकर केसरी। जिसका सही जवाब है तीसरा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। संपादक तथा उनकी पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया तथा हरिजन। बाल गंगाधर तिलक, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत तथा मूक नायक। अगला प्रश्न, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? जिसके विकल्प हैं पहला पोरबंदर के, दूसरा राजकोट के, तीसरा बीकानेर के, चौथा उपर्युक्त सभी राज्यों के। इसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त सभी राज्यों के। महात्मा गांधी के पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री, राजस्थानिक कोर्ट के सभापति, राजकोट के दीवान तथा कुछ समय के लिए बीकानेर के दीवान थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? जिसके विकल्प हैं पहला मीराबेन, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा मदन मोहन मालवीय, चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है दूसरा सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर ही सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज में कांग्रेस को भाग लेने के लिए तैयार करना था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। जिसके विकल्प हैं पहला लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, दूसरा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका सही जवाब है तीसरा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, परंतु वास्तविक व नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जिसके विकल्प हैं पहला वेलेजली, दूसरा हेस्टिंग, तीसरा जॉन एडम्स, चौथा डलहौजी। जिसका सही जवाब है पहला वेलेजली। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। इसने 1799 में समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक तथा स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण यानी प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नियम को कठोरता से लागू नहीं किया और 1818 ईस्वी में प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? जिसके विकल्प हैं पहला मुसलमानों को, दूसरा सिखों को, तीसरा अनुसूचित जातियों को, चौथा बौद्धों को। जिसका सही जवाब है चौथा बौद्धों को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति न बन पाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें 1909 में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के रूप में पृथक निर्वाचन पद्धति तथा 1919 में सिखों,
ईसाइयों यानी एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट के रूप में पृथक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इस पंचाट के द्वारा मुसलमान, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल इंडियनों तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, परंतु बौद्धों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल एवं आरक्षित सीटों की व्यवस्था नहीं की गई थी। अगला प्रश्न, कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है दूसरा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। हालांकि भारत की स्वतंत्रता में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों का निर्बल होना एक सहायक कारण माना जा सकता है, लेकिन मुख्य कारण नहीं। अगला प्रश्न, आईएनए मानसिक पुत्र था यानी ब्रेन चाइल्ड था। ज्ञानी प्रीतम सिंह का, सोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवाची फ्यूजीवारा का। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला फर्स्ट और सेकंड, दूसरा सेकंड और थर्ड, तीसरा फर्स्ट और थर्ड, चौथा फर्स्ट और फोर्थ। जिसका सही जवाब है चौथा फर्स्ट और फोर्थ। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा जापानी सेना के मेजर फ्यूजीवारा की मानसिक उपज थी। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई, परंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को बंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे, अतः जापान के मेजर वाईवाची पूजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटेन सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया, जिसका प्रथम नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह ने किया। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। जिसके विकल्प हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। जिसका सही जवाब है दूसरा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। प्लासी के युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी थी, परंतु बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही अंग्रेज की प्रभुसत्ता वास्तविक रूप से भारत में स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब तथा अवध के नवाब अंग्रेजों के मात्र कठपुतली शासक होकर रह गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। अगला प्रश्न, नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। जिसके विकल्प हैं पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, दूसरा लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा लॉर्ड बर्नहम ने, चौथा सर हरकोट बटलर ने। जिसका सही जवाब है दूसरा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित होकर ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई। अगला प्रश्न, गांधी जी के नाम में महात्मा कब जोड़ा गया। जिसके विकल्प हैं पहला चंपारण सत्याग्रह के दौरान, दूसरा रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, तीसरा 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, चौथा खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। जिसका सही जवाब है पहला चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी 3 कठिया पद्धति भूमि के 3/20वें भाग पर नील की अनिवार्य खेती के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा तथा सत्याग्रह सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की।
एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जिसके विकल्प हैं, पहला दीवान चमन लाल, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा एनजी रंगा, चौथा स्वामी सहजानंद। जिसका सही जवाब है दूसरा, लाला लाजपत राय। यूएसए के एक मजदूर आंदोलन से प्रेरित होकर नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना बंबई में किया। इस श्रम संगठन का पहला सम्मेलन 30 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए। देश में संगठित होने, आंदोलन करने तथा शिक्षित करने की सबसे बड़ी जरूरत है। एटक के महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अगला प्रश्न, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? जिसके विकल्प हैं, पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा साम्यवादी आंदोलन, चौथा क्रांतिकारी आंदोलन। जिसका सही जवाब है तीसरा, साम्यवादी आंदोलन। 21 फरवरी 1924 को कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में ब्रिटिश सरकार ने एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, उस्मानी गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलु चेट्टियार पर मुकदमा चलाया, जो कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार ने इन लोगों पर आरोप लगाया कि ये भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करके भारत से ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त करना चाहते हैं। इस मुकदमे में गुलाम हुसैन सरकारी गवाह बन गए और सिंगार वेलु चेट्टियार पर बीमारी की वजह से मुकदमा नहीं चलाया गया। अन्य 4 अभियुक्तों को 4 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? जिसके विकल्प हैं, पहला B.R. अम्बेडकर, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा C. राजगोपालाचारी, चौथा M.K. गांधी। जिसका सही जवाब है चौथा, M.K. गांधी। सांप्रदायिक अधिनिर्णयन के विरुद्ध गांधी के आमरण अनशन के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। M.A. जयकर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, देवदास गांधी के अलावा मुंबई के अन्य लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया था? इसके विकल्प हैं, पहला गवर्नर जनरल ने, दूसरा ब्रिटिश सम्राट ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, चौथा वायसराय ने। जिसका सही जवाब है पहला, गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला प्रश्न, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? जिसके विकल्प हैं, पहला लुई फिशर, दूसरा विलियम एस सीवेर, तीसरा वेब मिलर, चौथा नेगली फार्सन। जिसका सही जवाब है पहला, लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। लुई फिशर के साथ साथ अमेरिका के पर्ल बक, एडगर स्नो, M.L. सरमेन, नारगम थॉमस ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग के समर्थक थे। विदित है कि लुईस फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। पहला चौरा चौरी कांड, दूसरा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा बारदोली प्रस्ताव। कूट, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरा सेकंड थर्ड फर्स्ट, तीसरा फर्स्ट थर्ड सेकंड, चौथा सेकंड फर्स्ट थर्ड। जिसका सही जवाब है तीसरा, फर्स्ट थर्ड सेकंड। घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922 को हुई। बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न, कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर, उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। जिसके कोट दिए गए हैं, पहला ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दूसरा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा ए गलत है किंतु आर सही है।
जिसका सही जवाब है चौथा ए गलत किंतु आर सही है। बाल गंगाधर तिलक को सांप्रदायिकतावादी नहीं कहा जा सकता है। वे एक गरम दल के राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों जैसे 1893 में गणपति महोत्सव और वर्ष 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारतीय लोगों को आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय एकता से जोड़ना था। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? जिसके विकल्प हैं पहला लाला हरदयाल, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा सरदार भगत सिंह। इसका सही जवाब है दूसरा बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की स्थापना के लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस के अनुनय विनय की नीति, संवैधानिक सुधारों तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की नीति कांग्रेस के नरम दल के नेताओं द्वारा की जाती थी। वहीं 1906 ईस्वी के बाद कांग्रेस के अंदर उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। वे उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं करते थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। अगला प्रश्न, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? पहला जमनालाल बजाज, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1919 में पारित रौलट एक्ट, जिसे भारतीयों द्वारा काला कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था, जिसके पश्चात पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को लौटा दी तथा इसी हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जिसके विकल्प हैं पहला 8 लाख व्यक्ति, दूसरा 10 लाख व्यक्ति, तीसरा 12 लाख व्यक्ति, चौथा 15 लाख व्यक्ति। इसका सही जवाब है दूसरा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था तथा मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होता। अतः यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया। यह मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।